हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का एक बार फिर से अपने लकी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है गणेश चतुर्थी, और इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे इष्ट देव हैं गणेश जी, और उनका नाम लेकर के आज के दिन की हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं आज के लेक्चर की। और अच्छे से गणेश चतुर्थी, गणेश भगवान को आप मनाइए, ताकि ये जो बुरा समय चल रहा है कोरोना काल, ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। मैं आशा करता हूँ आप सभी इसको बखूबी मनाएंगे त्यौहार को। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम। आज का लेक्चर है हमारा दूसरा नंबर का लेक्चर है, पार्ट 10 चल रहा है, और 10 पार्ट का जो नाम है वो है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। और कल मैंने आपके लिए इसमें संसाधन की परिभाषा बता दी, खनिज किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताई, खान किसे कहते हैं उसकी परिभाषा बताई, और खनन की परिभाषा बताई। उसके बाद मैंने अयस्क की आपको परिभाषा लिखा दी है। उसके बाद खनिजों का वर्गीकरण का चार्ट मैंने सबसे पहले आपको कराई दिया। खनिजों के वर्गीकरण की परिभाषाएं मैंने शुरू करा दी हैं, जिसमें उत्पत्ति के आधार पर जो जैविक और अजैविक जो खनिज संसाधन थे उनकी परिभाषा करा दी है, उनके उदाहरण मैंने आपके लिए करा दिए पिछले लेक्चर में। बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में हम चलते हैं, तो खनिजों के भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार हैं, प्रकार हैं, उनकी आज हम बात करेंगे कि भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है, और उनकी परिभाषाएं क्या हैं, और उनके उदाहरण सहित हम उनको पढ़ने वाले हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन बदलने की कोशिश नहीं करता है एग्जामिनर। सीधा क्वेश्चन देता है। वो कैसे देता है मैं बता देता हूँ। सीधा क्वेश्चन देगा, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को कितने प्रकारों में बांटा गया है, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जितने भी आपको प्रकार इसमें नजर आएंगे उन सब का वो अध्ययन आपसे करना चाह रहा है। तो बात करते हैं भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को दो भागों में बांटा। कल मैंने आपको बताया, पहला धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। तो धात्विक खनिज की परिभाषा है वो आपके सामने है। धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनमें धातुओं का अंश नहीं पाया जाता है, जिनमें धातुओं का अंश पाया जाता है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। यानी कि वे खनिज, धरातल में जो जितने भी सारे खनिज पाए जाते हैं जिनमें धातुओं का अंश या योगदान है वो पाया जाता है, वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। तो वे समस्त पदार्थ या वे समस्त खनिज जो धरातल में पाए जाते हैं और उनमें धातुओं का अंश है वो पाया जाता है, या धातुओं के योगदान के कारण वो बनते हैं। अगर बात करें उनके उदाहरणों की, तो समस्त प्रकार के लोह और अलोह खनिज इसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं। लोह खनिज में लोह अयस्क आता है, क्रोमाइट है, टंगस्टन है, सोना, चांदी और तांबा, ये अलोह खनिज के उदाहरण हैं। तो ये तो लोह खनिज के उदाहरण और ये अलोह खनिज के उदाहरण हैं। अगर वो पूछता है, मैंने आपके लिए कल बता दिया है कि वो पूछता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो धात्विक खनिज में लोह और अलोह दोनों के खनिजों के उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे परिभाषा के साथ में। ये हमको गौर करना है यहाँ पर। अब वो बात अलग है कि वो लोह खनिज की परिभाषा अलग पूछे और उदाहरण अलग पूछ ले, तो उसके लिए भी मैंने अलग से उसका जो आपको वर्गीकरण बताया है और परिभाषा भी मैंने लिखाई है जो आपके सामने हैं। तो बात कर रहे हैं आगे हम तो देखिए, बात कर रहे हैं हम, अगर वो पूछता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो फिर बता रहा हूं धात्विक खनिज की परिभाषा यहां लिख रही है। धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनके निर्माण में धातुओं का अंश व योगदान पाया जाता है, धात्विक खनिज कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको लिख दिए, समस्त लोह और अलोह खनिज, और वो उदाहरण नाम से भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप नोट कर लेना। आगे बात आती है, धात्विक खनिजों को लोह उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। यानी कि धात्विक खनिजों में किसका अंश पाया जाता है, लोहे का अंश पाया जाता है, और कुछ में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इसलिए धात्विक खनिजों को दो भागों में बांट दिया है। अब वो कौन कौन से हैं दोनों भाग, पहला है लोह खनिज और दूसरा है अलोह खनिज। अब पहला है लोह खनिज, तो उसका नाम से ही पता चल रहा है कि वे खनिज, धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनके निर्माण में लोहे का अंश है या योगदान है वो पाया जाता है, या जिनका निर्माण लोहे के अंश से हुआ है। अगर मैं शॉर्टली कहूँ तो वो लोह खनिज कहलाते हैं। अब लोह खनिज में उदाहरण अगर पूछे तो लोह अयस्क हो गया,
क्रोमाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, पायराइट आदि, ये समस्त जो खनिज हैं वो लौह खनिज कहलाते हैं। परिभाषा आपके सामने लौह खनिज की, धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनका निर्माण लोहे की अंश से हुआ है वो लौह खनिज कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने हैं। दूसरा है अलोह खनिज। अलोह खनिज से भी आपको पता चल गया है कि धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनके निर्माण में लोहे का अंश व योगदान नहीं पाया जाता है वो कहलाते हैं अलोह खनिज। अलोह खनिज के अगर उदाहरण देखी जाए तो उदाहरणों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, टिन, बॉक्साइट, मैग्नीशियम आदि, यानी ये वे खनिज हैं जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, अर्थात इनको अलोह खनिज कहते हैं। ये आपके सामने है। तो धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा, लौह खनिज और अलोह खनिज। अब आगे बात चल रहे हैं, ये तो हमारे धात्विक खनिज हो गया। अब बात आती है, दूसरा है अधात्विक खनिज। भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर दूसरा प्रकार अधात्विक खनिज। यानी कि अधात्विक खनिज की अगर परिभाषा देखें तो वे खनिज जिनके निर्माण में किसी भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी प्रकार की धातु है वो उसमें नहीं पाई जाती है उन खनिजों में, वो कहलाते हैं अधात्विक खनिज। अब अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं साहब, उदाहरण देख लीजिए। तो समस्त प्रकार के ऊर्जा खनिज जितने भी हैं वो सभी अधात्विक खनिजों के क्या हैं, उदाहरण हैं। चाहे उनमें ईंधन खनिज हों, चाहे उनमें परमाणु ऊर्जा खनिज हों। परमाणु ऊर्जा खनिज और अणु ऊर्जा खनिज एक ही बात है, ठीक है। अणुओं से मिलकर ही परमाणुओं का निर्माण होता है। तो ऊर्जा खनिजों में समस्त ईंधन और परमाणु ऊर्जा खनिज हैं वो सभी आते हैं। और फिर भी मैंने उदाहरण है वो लिख दिए हैं। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, ये सभी अधात्विक खनिजों के उदाहरण है। अगर क्वेश्चन आए अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, तो आपके सामने है। अब देखिए अधात्विक खनिजों में ऊर्जा खनिज आते हैं। तो ऊर्जा खनिजों को भी कितने भागों में बांट दिया है, यहाँ पर दो भागों में बांट दिया है ऊर्जा खनिजों को। पहला है ईंधन खनिज और दूसरा है परमाणु या अणु खनिज। ईंधन खनिज और दूसरा परमाणु या अणु ऊर्जा खनिज। अब इसको आप यहाँ तक नोट कर लीजिए और उसके बाद चलते हैं ईंधन खनिज किसे कहते हैं उसके उदाहरण पढ़ेंगे, और परमाणु या अणु ऊर्जा खनिज कौन कौन से हैं उनकी उनके उदाहरण हम पढ़ने वाले हैं। और सीधा क्वेश्चन आता है डिट्टो, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं ईंधन खनिजों की ओर। हाँ तो देखिए आगे चलते हैं। अब जो आपके अधात्विक खनिज थे मैंने बताया उनको ऊर्जा खनिजों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, ईंधन खनिज और परमाणु ऊर्जा खनिज। अब बात कर रहे हैं हम ईंधन खनिज की परिभाषा की और उनके उदाहरणों की। तो वे खनिज जिन्हें हम ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, तो धरातल पर पाए जाने वाले वे खनिज जिनको हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं ईंधन खनिज कहलाते हैं। जैसे बात करें हम कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, खनिज तेल है, ये सभी क्या है, ये ईंधन खनिज हैं। इनका हम उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। आगे चलते हैं परमाणु या ऊर्जा खनिज। तो धरातल में पाए जाने वाले वे खनिज जिनसे देश की सैन्य यानी सेना की व सुरक्षा सामग्रियां बनाई जाती हैं उनको हम परमाणु या ऊर्जा खनिज कहते हैं। तो कौन कौन से हैं वो, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, इल्मेनाइट, प्लूटोनियम 239 ये इसकी किस्म है, और बेरिलियम आदि, ये सभी क्या है, परमाणु ऊर्जा खनिज हैं। सीधा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है और ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। परमाणु ऊर्जा खनिजों के नाम लिखिए या परमाणु ऊर्जा खनिजों के उदाहरण लिखिए। तो परमाणु ऊर्जा खनिजों के उदाहरण कौन कौन से हैं, यूरेनियम, थोरियम, जिरकन, इल्मेनाइट, प्लूटोनियम 239, बेरिलियम आदि, ये सभी क्या हैं, परमाणु ऊर्जा खनिजों के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यूरेनियम को अलग अलग किस्मों में बांट दिया है। यूरेनियम की 3 किस्में मिलती हैं, यूरेनियम 238, यूरेनियम 233 और यूरेनियम 235। ये यूरेनियम परमाणु ऊर्जा खनिज की किस्में हैं। उसके बाद में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन है, वो 1948 में किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का आता है, सीधा सीधा आता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1948 में किया गया था। और इस परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये मैं आपके लिए बता देता हूँ।
1948 में, और ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है, तो ये ध्यान रखना आप। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा भारत में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। कितने? 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की गई है। अब रिएक्टर किसे कहते हैं? जहां पर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है उन क्षेत्रों को हम रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो अब इनसे देश को 4800 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होती है। और देश को सबसे ज्यादा विद्युत की प्राप्ति कहां से हो रही है? इन्हीं परमाणु रिएक्टरों से हो रही है जो देश ने स्थापित किए हैं 17। और यहाँ पर कितने? 4800 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति होती है। पूछा गया क्वेश्चन है 17 परमाणु रिएक्टर वाला कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने भारत में कितने परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की है, तो 17। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बता दिया है। अगला पॉइंट है भारत में परमाणु ऊर्जा खनिज। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूं आपको, अगर परमाणु ऊर्जा खनिज की परिभाषा या उनके उदाहरण पूछे तो वो यहीं तक है। ये मैं अब परमाणु ऊर्जा के बारे में आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो चीज एक्स्ट्रा है उनको बता रहा हूं मैं। परमाणु ऊर्जा का गठन कब किया गया, ये सीधा क्वेश्चन आता है। परमाणु ऊर्जा ने कितने रिएक्टरों की स्थापना भारत में की है, कितने विद्युत की प्राप्ति होती है, मेगावाट कितना है, और परमाणु ऊर्जा जो खनिज हैं वो कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं भारत में, तो वो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की, यानी ये दो युग हुए थे हमारे यहाँ, आर्कियन कल्प और धारवाड़ क्रम यानी धारवाड़ कल्प, ये दो क्रम की, ये दो युग हुए थे। और युगों की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं हमारे भारत में, और उन चट्टानों में परमाणु ऊर्जा खनिज हैं वो पाए जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखना। अब भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है। भारत में थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो भारत में केरल और बिहार दो राज्यों में थोरियम पाया जाता है। उसके बाद इल्मेनाइट केरल में पाया जाता है। केरल में क्या है, बालू रेत पाई जाती है, उस बालू रेत में ये इल्मेनाइट जो परमाणु ऊर्जा खनिज है ये पाया जाता है। और बात आती है बेरिलियम की, तो बेरिलियम राजस्थान में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में और बिहार, इन तीनों राज्यों में पाया जाता है। तो आपके सामने है बेरिलियम, इल्मेनाइट और थोरियम कहाँ कहाँ पाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, 1 नंबर का आता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इसलिए हमारा जो उद्देश्य है वो एक एक नंबर को ग्रहण करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब शुरुआत में कि हम सरल से कठिन की ओर चलेंगे, लेकिन उसमें भी हम क्या है, ज़्यादातर जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करके देखेंगे, और छोटे छोटे रूप में ही ज़्यादा अधिकांश जो है क्वेश्चन आते हैं। निबंधात्मक इतने ही आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो फिक्स होते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, कैसा क्वेश्चन बन गया है, वो निर्धारित एग्जामिनर के ऊपर होता है। इसलिए हम सीधा आपको ये जो करा रहे हैं हम पॉइंटों के हिसाब से, ये प्रत्येक क्वेश्चन के हिसाब से करा रहे हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है, भारत में परमाणु ऊर्जा खनिज कौन कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो कौन सी हैं, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, सीधा आंसर हो जाएगा आपका। या भारत में आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो परमाणु ऊर्जा खनिज पाए जाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता है वो, और उत्तर वही की वही होता है उसी में ही, इसलिए मैं पॉइंटों के हिसाब से आपको करा रहा हूं। भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना की गई है, 17। किसने की है, परमाणु ऊर्जा आयोग ने। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ, 1948 में हुआ। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर है, मिले हुए होते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है अपना, इसमें हम अयस्कों की बात करने वाले हैं, भारत में जो खनिज हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, और देखते हैं कितना आप पढ़ पाते हैं आज की क्लास में, आज के लेक्चर में। आगे है, इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए। अब देखिए, अब जो बात आती है, बारी आती है, वो एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि भारत में प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, और किन्हीं दो के बारे में या किसी एक के बारे में वो पूछ लेता है, और उसके उत्पादन और वितरण के बारे में वो पूछता है कि कहाँ कहाँ पर उत्पादित किया जाता है और कहाँ कहाँ से इसको उत्पादित करके निर्यात किया जाता है दूसरे राज्यों को या दूसरे क्षेत्रों को, कहाँ कहाँ भेजा जाता है, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि लौह अयस्क भारत में कितने प्रकारों में विभाजित किया गया, कितने प्रकारों में प्राप्त होता है, तो उसको 4 प्रकारों में प्राप्त किया जाता है। ये तो छोटा क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन बड़ा आएगा तो वो आएगा कि भारत में लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखिए, तो भारत में लौह अयस्क भंडारों, लौह अयस्क के बारे में उसके उत्पादन और वितरण को समझाइए। तो ये सारा क्वेश्चन जो आता है वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आता है, और लगभग 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। बड़े जो निबंधात्मक क्वेश्चन आते हैं वो 4-4 नंबर के आते हैं, ये ध्यान रखना आप।
अब बात कर रहे हैं हम यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आते हैं वो बड़े कितने आएंगे और छोटे कितने निकल के आ सकते हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर देता है तो कौन कौन से हैं। पहली बात तो मैं बात करूँ लोहा अयस्क। लोहा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है, इसलिए लोहा अयस्क प्रमुख हमारा यहाँ का प्रमुख खनिज है। तांबा है, बॉक्साइट है, सीसा जस्ता, अभ्रक। अगर ऊर्जा खनिजों की बात करूं तो कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है लेकिन छोटा आता है। परमाणु ऊर्जा खनिजों के उदाहरण पूछता है वो ज़्यादा से ज़्यादा, या परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो कब की गई, गठन कब किया गया और कितने रिएक्टर, वो मैंने अभी आपको बता दिया है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर निकलता है तो वो छोटा ही निकलता है, लेकिन इनमें से अगर निकलेगा तो कोयले के बारे में वो पूछ सकता है आपसे कि कितने प्रकारों में पाया जाता है, कोयला उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, वितरण कहाँ कहाँ होता है इसका, तो वो ऐसे करके इसमें से पूछ लिया जाता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि ये भारत के प्रमुख खनिज हैं और ये आपकी किताब में दे रखे हैं, बाकायदा इनका वर्णन किया हुआ है आपकी किताब में, इसलिए हम इनको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, लेकिन वही छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पढ़ेंगे जो जल्दी से याद हो जाए और पूरा भी याद हो जाए और छोटा क्वेश्चन आए तो वो भी हमें पकड़ में आ जाए। तो ये भारत के प्रमुख खनिज हो गए। अब सबसे पहले चल रहे हैं हम लोहे अयस्क की ओर। तो भारत में लोहा वर्तमान औद्योगिक व आर्थिक विकास का मुख्य स्तंभ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में औद्योगिक विकास का प्रमुख स्तंभ कौन सा खनिज है। तो औद्योगिक विकास का मतलब है उद्योगों के विकास में जिस खनिज का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो कौन से खनिज का है, वो ये पूछ रहा है। तो वो कौन हो जाएगा, लोहा अयस्क हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बनता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए वर्तमान में औद्योगिक व्यवस्था का या औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार कौन है, तो लोहा अयस्क है। और आर्थिक विकास का भी, आर्थिक विकास का इसलिए क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो मानव की उपयोगी होती हैं, उनको उपयोग में लेकर के मानव भी क्या करता है, अपनी विकास रूपी क्रियाएं करता है। और जैसे खेती कर रहे हैं हम, कृषि करते हैं, तो कृषियों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की यंत्र और मशीनों का उपयोग किया जाता है। वो किससे बनी हुई हैं, सभी लोहा अयस्क से बनी हुई हैं, लोहे से बनी हुई हैं। इसलिए आर्थिक विकास का भी मुख्य स्तंभ है, यानी आर्थिक विकास में भी लोहे का महत्वपूर्ण योगदान है, ये ध्यान रखना आप। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है वो, औद्योगिक व आर्थिक विकास में कौन से खनिज का प्रमुख योगदान होता है, तो वो लोहे का। भारत में लोहा आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी चट्टानों से प्राप्त हो रहा है भारत में लोहा, तो वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त हो रहा है। आगे चलते हैं। भारत का लोहा अयस्क भंडारों की दृष्टि से, अगर लोहा अयस्क भंडारों की अगर बात कर रहे हैं हम, जो जमीन के नीचे भंडार पाए गए हैं उनकी अगर बात करें तो उसमें भाई साहब रूस के बाद, यानी संसार में रूस देश का प्रथम स्थान है लोहा भंडारों की दृष्टि से, और भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा पूछता है लोहा अयस्क भंडारों की दृष्टि से भारत का संसार में कौन सा स्थान है, तो वो दूसरा स्थान है और रूस का प्रथम स्थान है। बात कर रहे हैं हम अगले पॉइंट की। तो भारत में लोहा अयस्क को 4 प्रकारों में प्राप्त किया जाता है, यानी लोहा अयस्क के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं। सीधा क्वेश्चन आता है भारत में लोहा अयस्क को कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है, तो 4 प्रकारों में। ये 4 प्रकारों में प्राप्त होता है भारत में। कौन कौन से प्रकार हैं, पहली अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में लोहांश की जो मात्रा, लोहांश का मतलब क्या होता है, लोहा प्लस अंश, यानी लोहे के अंश, यानी सबसे ज्यादा लोहे के अंश कौन से लोहा अयस्क में पाए जाते हैं, मैग्नेटाइट किस्म के लोहा में पाए जाते हैं, और ये सबसे उत्तम किस्म का लोहा होता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लोहांश की मात्रा कौन से लोहा अयस्क में पाई जाती है, तो मैग्नेटाइट में पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 70 से 75%। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, उसमें लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 60 से 70% लोहांश की मात्रा है वो पाई जाती है। लिमोनाइट तीसरा हमारा लोहा अयस्क है और इसमें 35 से 60% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। और चौथा है सिडेराइट, 15 से 35% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हो जाएगा कि लोहा अयस्क के कितने प्रकार हैं, तो 4। कौन कौन से हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। दूसरा क्वेश्चन क्या बन के आता है, मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा कितनी है और हेमेटाइट में लोहांश की मात्रा कितनी पाई जाती है। तीसरा जो क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है कि सबसे उत्तम कोटि का लोहा अयस्क है वो कौन सा है, तो वो मैग्नेटाइट है सबसे उत्तम, और सबसे निम्नतम अगर कोटि का है तो वो सिडेराइट हो जाएगा। क्रम से ही पता चल रहा है, सबसे उत्तम और सबसे निम्नतम कोटि का लोहांश या लोहा अयस्क। ठीक है साहब। अगला जो क्वेश्चन निकल के आता है तो वो ये आता है कि भारत में
कौन से प्रकार का लोहेस्क है वो सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है, निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है या मिलता है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो लोहेस्क प्राप्त होता है वो है हेमेटाइट किस्म का। दूसरे नंबर का हेमेटाइट किस्म का लोहा है वो भारत में सबसे ज्यादा निकाला जाता है, जो लगभग 85% मात्रा में निकाला जाता है भारत से। और जो मैग्नेटाइट है ये लगभग 8% ही निकाला जाता है भारत में। कितने प्रतिशत? 8% भारत में केवल निकाला जाता है, और ये 85% मात्रा में निकाला जाता है हेमेटाइट किस्म का लोहा। और ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कौन सी किस्म का लोहा प्राप्त होता है, तो वो हेमेटाइट किस्म का। कितना प्रतिशत? 85%। अब ये कहाँ कहाँ से निकाला जाता है भारत में, उसका उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है वो मैंने आगे लिख दिए हैं। तो भारत में लोहेस्क की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है उड़ीसा, यहाँ सबसे पहला स्थान है इसका, यहाँ सबसे ज़्यादा लोहेस्क निकाला जाता है। दूसरा है कर्नाटक, दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। चौथे स्थान पर गोवा है और पांचवें पर झारखंड है। अब अगर वितरण की बात करें तो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो इन राज्यों में कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, उनके नाम हम आपको बताने वाले हैं। उन क्षेत्रों में लोहेस्क जो है वो सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है, और इन राज्यों में कितने प्रतिशत ये निकाला जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं आगे इसमें। तो आप इसको नोट कर लीजिए फिलहाल यहाँ तक, और उसके बाद आगे चल रहे हैं हम कि उत्पादन और वितरण को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लोहेस्क के उत्पादन वितरण को, और इसको बड़े रूप में पढ़ते हैं। यही सबसे ज़्यादा बड़ा है बस। तो हाँ देखिए, अब बात करते हैं हम तो जो लोहेस्क है उसके उत्पादन और वितरण की। तो लोहेस्क का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में होता है, कौन कौन से राज्यों के कौन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है, और किसी किसी राज्य में तो जो निर्यात किया जाता है विदेशों को लोहेस्क, वो कौन से बंदरगाह से किया जाता है, वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। कितना प्रतिशत उस राज्य में उत्पादन हो रहा है और कौन सा उसका स्थान है, वो सारी डिटेल है। अब बात करते हैं लोहेस्क का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, इसलिए उत्पादन में प्रथम स्थान हो गया। कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो देश का लगभग 22% लोहेस्क है वो यहाँ से प्राप्त हो रहा है हमें। दूसरी चीज़, यहाँ से लोहेस्क का निर्यात है वो विशाखापट्टनम और पारादीप बंदरगाह, उड़ीसा में 2 बंदरगाह पड़ते हैं, विशाखापट्टनम और पारादीप। इन दोनों बंदरगाहों से क्या होता है, विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए, और पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में ही है। लेकिन जो यहाँ जो लोहेस्क उत्पादित किया जा रहा है उड़ीसा में, वो निर्यात इन दोनों बंदरगाहों से ही किया जाता है। वो कहाँ के लिए किया जा रहा है, वो जापान व अन्य देशों के लिए किया जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको ध्यान देना है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है, लेकिन यहाँ से लोहेस्क का निर्यात है वो कौन से लोहेस्क का, उड़ीसा में जो उत्पादित हो रहा है उसका निर्यात किया जा रहा है। ऐसे ही पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है, यहाँ से भी लोहेस्क का निर्यात है वो यहाँ जो उड़ीसा में उत्पादित हो रहा है उसका निर्यात कहाँ किया जा रहा है, जापान व अन्य देशों के लिए। उड़ीसा के ये कुछ क्षेत्र दे रखे हैं, जैसे मयूरभंज है, बादाम पहाड़ है, क्योंझर एक जिला पड़ता है, इनमें सबसे ज़्यादा लोहेस्क निकाला जाता है उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा के वे क्षेत्र हैं जहाँ से लोहेस्क सर्वाधिक मात्रा में निकाला जाता है या खनन किया जाता है, उत्पादित किया जाता है। दूसरा स्थान है कर्नाटक का लोहेस्क उत्पादन में, तो दूसरा स्थान हो गया। यहाँ 25% लोहेस्क निकाला जाता है। यहाँ 2 कारखाने हैं, भद्रावती और विजयनगर, उनमें इस लोहेस्क का शोधन किया जाता है, उसको शुद्धिकरण किया जाता है उसका। और ये जो निकाला जाता है कर्नाटक में वो चिकमंगलूर क्षेत्र से निकाला जाता है, बेल्लारी से निकाला जाता है, चित्रदुर्ग से निकाला जाता है, शिमोगा जिला, इन जिलों से और इन क्षेत्रों से कर्नाटक में लोहेस्क है वो निकाला जाता है, जो आपके सामने है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तीसरा स्थान है लोहेस्क उत्पादन में। यहाँ 20% लोहेस्क उत्पादित किया जाता है। यहाँ बस्तर, बिलासपुर, दांतेवाड़ा ये क्षेत्र दे रखे हैं जहाँ से लोहेस्क का उत्पादन है वो किया जाता है। अब यहाँ की सबसे मुख्य चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है साहब, यहाँ एक खान पड़ती है जिसका नाम है वेला डलाकी खान, जो लोहेस्क उत्पादन की दृष्टि से एशिया की सबसे बड़ी खान है। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी लोहेस्क की खान कहाँ पर स्थित है, तो वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या नाम है उस खान का, तो वह है बेला डला खान। तो एशिया की सबसे बड़ी खान है लोहेस्क की, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, आपके सामने है। बड़ा मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लेना और याद कर लेना। ये जीके के क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना। अगला है गोवा। गोवा का लोहेस्क उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ लगभग 11% लोहेस्क निकाला जाता है। यहाँ लोहेस्क है वो मारवा गोवा बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। यहाँ एक बंदरगाह पड़ता है गोवा में, बंदरगाह मारवा गोवा बंदरगाह, जिससे यहाँ का जो लोहेस्क है वो निर्यात किया जाता है। इसके जो क्षेत्र हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है झारखंड।
झारखंड का लोहेस के उत्पादन में 5वां स्थान है। यहाँ से लगभग 14% लोहेस का निकाला जाता है। देश के कुल भंडारों का 25% यहाँ स्थित है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देश के कुल भंडारों का कितना प्रतिशत भंडार झारखंड में स्थित है। तो सबसे ज़्यादा जो लोहे के भंडार हैं वो झारखंड में स्थित है, 25%, ये ध्यान रख लेना। लेकिन ये झारखंड के 2 जिले पड़ते हैं, सिंहभूमि जिला और पलामू जिला, यहीं से केवल निकाला जाता है झारखंड में आपका लोहा अयस्क। तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि झारखंड का स्थान कौन सा है लोहे अयस्क उत्पादन में, तो 5वां स्थान है और लगभग 14% निकाला जाता है। लेकिन देश के कुल भंडारों को 25% यहीं स्थित है लोहे अयस्क का, और सिंहभूमि और पलामू जिलों से प्राप्त होता है। इस प्रकार आपका लोहे अयस्क का उत्पादन और वितरण भी कंप्लीट हो जाता है। ये आपके सामने है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज जरूर करते रहिएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना। लोहे अयस्क को बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की आप सभी को फिर से एक बार और शुभकामनाएं और धन्यवाद।